हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं एक लेक्चर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक लेक्चर है। क्या चीज़ है ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है। लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। ओके, आप प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो नाम से ही लग रहा है इन्वायरमेंट है, और जो इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको आप क्या करोगे? इवेल्युएट, एसेस करोगे कि इससे फ़ायदा है या इन्वायरमेंट को नुकसान है। ठीक है, तो ये इवेल्युएशन जो करना होता है, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक, तो वो सब सारा है। इससे क्या होगा? इट विल बी ईजी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग आराम से हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आएगा, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, इट विल रिक्वायर लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन चाहिए होती है, ज़मीनें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, देन लैंड एक्विजिशन से मुआवजा दे रही, देन द प्लेस वेयर, जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है, मान लो एक सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही है, तो क्या क्या यहाँ हार्मफुल, क्या सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री लगने से यहाँ कोई हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, कार्बन इमिशन तो नहीं ज़्यादा हो रहा है, और क्या ये जगह इट इज़ इकोनॉमिकली फ्रजाइल तो नहीं है, द प्लेस इज़ इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली सॉरी, इकोलॉजिकली फ्रजाइल, तो क्या ये प्लेस फ्रजाइल तो नहीं है, प्लस द पीपल हु आर लिविंग देयर, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, दे आर वल्नरेबल और नॉट। ठीक है, एंड व्हाट आर द हेल्थ रिस्क। ठीक, फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट खुला, अब यहाँ से रेडिएशंस निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, व्हाट आर द, क्या मिटिगेशन मेजर्स इसके इफ़ेक्ट को, इन्वायरमेंटल निगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए। देन पीपल रिहैब, कैसे आप रिहैब करोगे? बिकॉज एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के उसके अराउंड एक जोन ऐसा है, इनहेबिटेबल बना दिया गया, तो हाउ यू विल यू रिहैब दिस, तो किस तरह से प्रोजेक्ट विल बी वायबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अर्बन कॉन्ग्लोमरेशन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया तो नहीं है जहाँ आप पावर प्लांट लगा रहे, डेंस पॉपुलेटेड, ठीक है, या बहुत सारी ऐसा कोई रिवर्स पे तो नहीं असर पड़ रहा है, या इन्वायरमेंटल ऐसा तो नहीं है कि वेरी फ्रजाइल इन्वायरमेंट है आसपास, तो ये सब सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, एसेस करना। ठीक, उसमें लोग आएंगे, देखिए पंचायत, लोकल लेवल पे भी इन्वॉल्वमेंट होगा ऑफ द लोकल पीपल, बिकॉज द पीपल आर रीजनली वेल अवेयर ऑफ द लोकल कंडीशंस से वेल अवेयर होते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, जो भी किसान विसान हो गए, पंचायत के लोग हो गए, ठीक है, ग्राम पंचायत, तो सबका स्टेक होल्डर्स ये सब सारे हो जाएंगे इसमें, और इन सब का कंसल्टेशन होगा। ठीक है, कंसल्टेशन, ये यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये प्रोजेक्ट लगने के ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारा रिस्क है। फॉर एग्जांपल लेट्स बिगिन विद द व्हाई इट इज़ नीडेड एंड क्या रिस्क है। चलिए आइए देखते हैं, लेट्स बिगिन विद इट। तो कुछ आइए रोल देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कौन कौन सी EIA की प्रैक्टिसेस जो हैं चलती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? एक तरह से आप कह दीजिए प्रॉफिट्स क्या हैं इसके। ठीक, आइए स्टार्ट करें। फ़ायदा क्या है? देखिए, एक दिमाग लगाइए कि अर्ली अगर ये सब आप एनालिसिस कर लोगे तो क्या होगा? रिस्क आइडेंटिफाई कर लोगे प्रॉपरली, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, आसानी से रिस्क पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंटल पे क्या रिस्क है या यहाँ के लोगों पे क्या रिस्क है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, और ये इससे ये पता चलता है कि जो भी हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जो इकोलॉजी उस रीजन की डिस्टर्ब न हो, तो ये इट विल मिनिमाइज क्रिटिकल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जो भी क्रिटिकल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है उससे बचाएगा, बिकॉज बहुत सारी ये जो हैबिटेट्स हैं फॉर द ऑर्गेनिजम्स, कोई भी हैबिटेट यहाँ पे है एंड दीज ऑर्गेनिज्म यहाँ रह रहे हैं, चाहे प्लांट्स हो और एनिमल। ठीक, वो उस पर्टिकुलर रीजन को इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं।
समटाइम्स, मेनी ऑफ द टाइम्स कीस्टोन स्पीसीज होती हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं या रीलोकेट हो जाती हैं, तो इट अफेक्ट्स द नेचुरल इन्वायरमेंट, यहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, तो इन हैबिटेट्स को प्रिजर्व करना ही इनका एक काम है। तो ये बताया जाता है, इट इज़ रिकमेंडेड, ये रिकमेंड किया जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इट शुड हैव अ लेसर इम्पैक्ट, इट शुड हैव अ लेसर इम्पैक्ट या मिनिमाइज कर दे निगेटिव इम्पैक्ट को, लाइक फॉर एग्जांपल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया। अब ये जो क्या नाम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रैक्टिसेस जो हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज़ नीड और इट एम्फसाइज, क्या एम्फसाइज करती, बैलेंस बिटवीन, किस चीज़ के बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंजर्वेशन। ठीक है, दोनों में एक बैलेंस रहे। ठीक है, तो कंजर्वेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और कंजर्वेशन के बीच में क्या रहे, देयर शुड बी बैलेंस। ठीक है, तो ये इसका काम है EIA का। बाकी कंसल्टेशन, पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है, एंड देन लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्वमेंट, ये कीवर्ड्स हैं, आप आंसर राइटिंग में ये सब सारा ऐड कर सकते हो। आप ऐसा सॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, फ्रेंडली सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया आपका। लोकल कम्युनिटीज़ की इंगेज कर रहे हैं, तो देखिए जब आप स्टेक होल्डर इन्वॉल्व करते हो ना, जैसे यहाँ पे आगे लोकल कम्युनिटीज़ आ गई हैं, पब्लिक कंसल्टेशन, जिससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी आती, जवाबदेही उस प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड दे प्रेशराइजेस, इनफॉर्मल तरीके से प्रेशराइजेस कि कोई ऐसा इमोरल एक्ट ये लोग ना करें। ठीक है, प्रोजेक्ट को वायबल बनाए रहें और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे डेवलप होती है थ्रू दिस पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। और इनके राइट्स जो हैं, पब्लिक के राइट्स, जब एक प्रेशर होगा ना तो इनके राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन नहीं होगा, लेसर वायलेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन व्हाट, EIA जो है वो कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करती है, ठीक है, विच इज़ यूजफुल इन ट्रैकिंग द या मॉनिटरिंग द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग और हैबिटेट रिस्टोरेशन की तरफ भी ये लोग काम करते हैं, या EIA जो प्रोसेस है इसमें। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस द चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, पहला है यहाँ पे डेटा एंड एक्सपर्टीज़। देखिए, कई एरियाज़ होते हैं जहाँ का डेटा प्रॉपर नहीं होता है, एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, या कई बार डेटा को बायस कर दिया जाता है, बायस्ड डेटा भी बना दिया जाता है इन द फेवर ऑफ क्या नाम है, कंपनीज़। ये कुछ मूवीज़ में भी आप देखोगे सब, इसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। अब स्टेक होल्डर में क्या आएंगे, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, लोकल कम्युनिटी को कई बार इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, और कई बार दे आर नॉट वेल अवेयर, चलो क्या ही होगा। ठीक है, अवेयरनेस ऑल्सो, या इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बाद में जब इम्पैक्ट पड़ने लगता है फिर समझ में आता है। और जो रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जो रिलेटेड इससे, जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं उनका मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है, या इन जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, दे आर पुअरली इन्फोर्स्ड। क्या पुअरली इन्फोर्स्ड होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर पुअरली इन्फोर्स्ड। वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो यहाँ, वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, देन देयर आर फाइनेंशियल क्रंच, या पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए कई बार देखा था सवरेन
ग्रीन बॉन्ड भी गवर्नमेंट इशू करती है, उनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। प्रेशर भी होता है, ठीक, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है। बिकॉज दे इज़, आप देखोगे कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म, कई बार ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, ठीक है, कैपिटलिस्टिक मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो इससे फ़ायदा कमाते हैं, दे कंट्रोल द बिजनेसेस एंड इकोनॉमी एंड दे गेट मोर प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको कम पैसा मिल रहा है। तो कैपिटलिज्म में कई बार दे आर क्लोजली लिंक्ड, दे आर क्लोजली नॉटेड विद द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस से क्लोजली एसोसिएशन होता है एंड दे फंड मिलता है किससे, फंड दीज पॉलिटिशियंस, क्या, क्रॉनिक कैपिटलिज्म या बिजनेसमैन। इन रिटर्न द पॉलिटिक्स जो या पॉलिटिकल पीपल हैं, दे गिव सम फेवर मतलब यहाँ फेवरेटिज्म हो गया, फेवर दे दिया, किसको दे दिया, इन कंपनीज को। तो ये भी एक तरह से यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर हो गया और ये गए परमिशन आसानी से दिलवा दिए। एंड द पीपल आर ऑल्सो लेस अवेयर, देन पीपल डोंट नो व्हाट विल हैपन, ठीक है, क्या क्या इनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है। और देखिए इसके साथ हमारे पास टेक्निकल, आप कैसे इम्पैक्ट जो असेस करने के लिए यू नीड अ नॉलेज, असेसमेंट के लिए एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होता है। और एक्सपर्टीज़ जो भी होगा कि उसको पहला तो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज और स्किल दोनों चीज़ें चाहिए कि वहाँ क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव। ये प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, प्लस ही शुड बी ऑनेस्ट। अगर वो ऑनेस्ट नहीं है ना तो ही विल बी बायस्ड, ठीक है। तो एथिकली ही शुड बी करेक्ट एज वेल एज नॉलेज, दोनों चीज़ें, ये दोनों डेवलप होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। जो एप्टीट्यूड है ये दोनों तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या है, टाइम हो गया, रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो गया, वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व, देन डेटा एंड एक्सपर्टीज़, ये सब सारा चीज़ें हो गया है। कुछ चीज़ें कुछ और मे बी शायद यहाँ पे हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन तो कम है, तो ट्रांसपेरेंसी भी कई बार आप आंसर में ये भी डाल सकते हो कि लैक ट्रांसपेरेंसी में, बिकॉज पब्लिक पार्टिसिपेशन कम होगा तो ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियसली फिर कम हो जाएगी। स्पेशली जैसे नर्मदा डैम प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन कम था, ठीक है। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट में, इसमें एग्जांपल ले लो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, फिर मेघा पाटेकर आती हैं, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब सारी चीज़ें। अब यहाँ कंप्रहेंसिव असेसमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, कि क्या इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। कोस्ट के अलॉन्ग जो रोड बन रही है, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको नहीं देखा गया, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। लॉस ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल, तो यहाँ पे क्या होगा, मरीन डाइवर्सिटी, लॉस ऑफ मरीन बायो, तो यहाँ कोस्टल पे आप बना रहे हो ना, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ेगा, इसको भी देखना है। तो ये कंप्रहेंसिव असेसमेंट, तो यहाँ आ जाएगा लैक ऑफ कंप्रहेंसिव, आप प्ले स्पीड तेज कर लेना, असेसमेंट, ठीक है, लैक ऑफ कंप्रहेंसिव यहाँ पे असेसमेंट है। देन व्हाट यू हैव, हाँ, कई बार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दीज पीपल, क्या है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म एंड पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। ये जो नेक्सस चल रहा है ना, इससे कई बार होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज दीज पीपल, जो नेता वेता हैं या जो भी हो जाए, कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि दे आर बायस्ड, पीपल आर बायस्ड, उनको पैसा चाहिए, किसी को फंड चाहिए, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। भी बाकी वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी होता है। अच्छा कई बार ये होता है कि देयर इज लिमिटेड स्कोप ऑफ असेसमेंट, ठीक है, कि एक ब्रॉड रेंज सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस देख करके एक असेसमेंट जो होना चाहिए, असेसमेंट शुड बी अ ब्रॉडर असेसमेंट, ब्रॉडर असेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रॉडर इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ब्रॉडर, क्या नाम, असेसमेंट। So in broader assessment you have to look towards the environmental impact,
आप इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको देखोगे, ठीक, एज वेल एज इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, लाइफ ऑफ इनहेबिटेंट्स जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल और इनका सोशल, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, कौन, जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए बिकॉज दे हैव टू रीलोकेट, देखिए दिस इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू रीलोकेट। अगर आप अपना ज़मीन छोड़ रहे हो, बिकॉज एवरी वन इज़ नॉट रिचर पर्सन, ठीक है, एवरी वन डजेंट हैव अ करोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अ पीपल, कोई भी पर्सन है, एन इंडिविजुअल बिल्ड्स अ प्रॉपर्टी विद हिज हार्ड वर्क, कोई आपने घर बना लिया, अब ये इसका कंपनसेशन यू कान कंपनसेट दैट ईजिली, क्या फॉर देयर इमोशनल अटैचमेंट्स आर देयर, देन यू हैव बहुत हार्ड अर्नड मनी है, आपने इसको बनाया हुआ है, और रीलोकेट करके कहाँ जाओगे, वेयर दे विल रिहैब, कहाँ रिहैब करें, बिकॉज एवरीवेयर न्यू प्लेसेस विल बी देयर, आप न्यू इन्वायरमेंट होगा, देन यू हैव टू बाय द लैंड, ठीक है, मे बी द लैंड से एसोसिएटेड या इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड लाइवलीहुड हो, वो चला जाता है, तो कई चीज़ें होती हैं, तो इट्स नॉट एन ईजियर टास्क, दैट्स वाई द ब्रॉड असेसमेंट इज नीडेड। देन लिमिटेड स्कोप होता है, जैसे लिमिटेड स्कोप में शायद अभी मैं डिस्कस किया हूँ कि नहीं, लिमिटेड स्कोप ऑफ असेसमेंट। अब लिमिटेड स्कोप ऑफ असेसमेंट में क्या है जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जो मैं बुक से देख रहा हूँ, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात है, वो सब यही था, यही वाली चीज़ थी, हाँ यही वाली चीज़ है पूरी, कि सिर्फ जो है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कभी मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ उससे, सॉरी फॉर दैट। इनएफिशिएंट मॉनिटरिंग, कई बार मॉनिटरिंग जो होती है, मान लो अप्रूवल मिल गया है, आपने प्रोजेक्ट पास कर दिया, उसके बाद आप मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हो भाई, यू आर नॉट एबल टू मॉनिटर इट, क्यों, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा, फिर भी आप और अप्रूवल पे अप्रूवल देते जा रहे हो, ठीक है, बिकॉज, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, द कंप्लायंस चेक्स वर वीक, कंपनीज क्या करती थी, दे वायलेट द नॉर्म्स, कंपनीज स्टार्टिंग वायलेटिंग द नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स है उसको कंपनीज क्या करने लगी, वायलेट करने लगी, वायलेटिंग द नॉर्म्स, कौन, कंपनीज। अब जैसे एक एग्जाम्पल इसका आया हुआ है, व्हाट्स द एग्जाम्पल, इट्स द जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक, यहाँ पे जैतपुर में इस तरह की चीज़ें हुई थी। देन व्हाट यू हैव, ये सारा हो गया है लिमिटेड, वीक रेगुलेटरी, हाँ वीक रेगुलेशंस का भी हमने देख चुके हैं कि इन्फोर्समेंट इज़ वीक, जो भी फॉलो किया जाना है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ हो गया, ठीक है, और देन व्हाट यू हैव, एक्सपर्टीज़ और रिसोर्सेज कम है हमारे पास, तो पुअर क्वालिटी असेसमेंट होती है, तो वी एक्सपर्टीज़ चाहिए हमें, एक्सपर्टीज़, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है, जिसकी वजह से असेसमेंट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो नाउ हियर द क्वेश्चन इज व्हाई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, स्पेशली EIA अथॉरिटी इज नीडेड, वाई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इस केस में क्यों चाहिए। चलिए, सबसे बड़ी बात यूनिफॉर्मिटी आया असेसमेंट इस स्टैंडर्ड में, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, उसके पास जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो स्टैंडर्ड होगा अक्रॉस द प्रोजेक्ट, इट विल बी यूनिफॉर्म, एक बायस नहीं होगा, तो देयर विल बी अ यूनिफॉर्म असेसमेंट, जरा स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्टैंडर्ड। देन व्हाट यू विल हैव, ऑब्जेक्टिविटी होगी और इम्पार्शियलिटी होगी, तो पॉलिटिकल जो भी एक ऑब्जेक्टिविटी आएगी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी, तो क्या की कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक ऑब्जेक्टिविटी आएगी, इम्पार्शियलिटी आएगी। कैसे आएगी ऑब्जेक्टिविटी इम्पार्शियलिटी, फॉर एग्जांपल एक कोई भी कंपनी है, काम कर रही है, ठीक है, तो जब EIA उसको जाएगी असेस करने के लिए उसके प्रोजेक्ट को, तो EIA विल बी फ्री फ्रॉम इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल प्रेशर, तो EIA जो होगा, EIA होगा, इट विल बी फ्री फ्रॉम इंडस्ट्रियल और
पॉलिटिकल प्रेशर। तो जो भी इंडस्ट्रियल या पॉलिटिकल प्रेशर होगा वो इनके ऊपर कम होएगा। तो ये ऑब्जेक्टिविटी बढ़ गई और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन होगा तो पब्लिक कंसल्टेशन विल बी ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन से क्या हो गया भाई, लोग पार्टिसिपेट जब कर रहे हैं और द बॉडी इज नॉट अ बायस्ड वन, तो इट विल बी इंक्लूसिव वन, तो देयर विल बी इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, और डिसीजन, इट विल इफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और इट विल बी एन इंक्लूसिव वन। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का माने क्या होता है, यही तो होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, अब इंडिपेंडेंट अगर अथॉरिटी आएगी तो क्या होगा, सारे फैक्टर्स को काउंट इन किया जाएगा। देन देयर विल बी अ कंप्रहेंसिव EIA कंसिडरिंग लोकल, सोशल, इन्वायरमेंटल एज वेल इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स को काउंट किया जाएगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गई। ठीक है, असेसमेंट, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस आप अडॉप्ट करोगे। तो EIA विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो व्हेन EIA इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट विल टेक हेल्प फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज। ठीक है, एंड इट विल अडॉप्ट, क्या अडॉप्ट करेंगे, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये लफ्ज़ हर जगह ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये कई आंसर में आप यूज़ करते हो या यूज़ कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में इससे फ़र्क पड़ जाएगा। देन व्हाट यू हैव, तो ये सब सारे हमने पॉइंट्स देख लिए हैं। और अगर कोई इस तरह की अथॉरिटी है तो इससे क्या होगा, स्ट्रिक्टर कंप्लायंस विथ EIA रिकमेंडेशन। जो वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसको और मजबूती मिलेगी। ठीक है, मॉनिटरिंग से क्या होगा, पेनाल्टी लगेगी। तो जो वीक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इस तरह से होगा, क्योंकि इट विल मेक पेनाल्टी भी लग सकती है। ठीक है, जो अगर आप गलत कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हो जाएगा, बन जाएगा इससे। और देयर विल बी स्ट्रिक्टर कंप्लायंस विथ EIA रिकमेंडेशन। स्ट्रिक्टर कंप्लायंस, ये सब देखिए की वर्ड हैं, कंप्लायंस विद EIA व्हाट, रिकमेंडेशन। जो भी EIA ने रिकमेंडेशंस दी हैं उससे कंप्लायंस क्या होगा, स्ट्रिक्टर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और पोस्ट EIA मॉनिटरिंग में भी आसानी होगी। ठीक है, एफिशिएंट पोस्ट EIA मॉनिटरिंग। आप प्ले स्पीड प्लीज़ तेज़ कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो व्हेन द अथॉरिटी इज़ इंडिपेंडेंट, ये अपना कैपेसिटी बिल्ड कर सकता है, रिसोर्सेज बढ़ा सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक, प्लस रिसोर्सेज प्लस टेक्निकल एक्सपर्टीज। ठीक है, और अनबायस्ड, एक न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग। अब ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट इस तरह की अथॉरिटी आएगी और सिर्फ क्या है, लोगों की हित के लिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट के हित के लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स और हैं कि आप मैंडेटरी कर सकते हो EIA की रिकमेंडेशन को इन द प्रोजेक्ट। जो भी EIA रिकमेंडेशन है उसको प्रोजेक्ट में आप मैंडेटरी कर दो कि आपको इन्वॉल्व करना ही करना है। तो इससे और अच्छी ये सब सारी चीज़ें हैं, इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। फंडिंग एडवोकेट कर दो, तो फंडिंग शुड बी एन ईजियर वन। तो फंडिंग इश्यूज़ को आपको रिजॉल्व करना है और देखना है कि फंड इज़ नॉट मिसयूज्ड या नॉट डाइवर्टेड। तो फंड डाइवर्ट ना हो और मिसयूज़ ना हो, ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। बस ये कुछ पॉइंट्स और, एक दो पॉइंट और मैं बता दूं, ये सारा कंप्रहेंसिव हो जाएगा आपका। आंसर राइटिंग के लिए बहुत है। बाकी हिस्ट्री आप देख लेना कैसे इन्वॉल्व किया है, तो अब नेट वेट पे देख लीजिएगा। और यहाँ पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर ये सब कम करना है, टाइम एंड रिसोर्स देनी है, इंगेजमेंट है। हाँ, डाटा कलेक्शन एक्सपर्टीज़ हो चुका है,
और EIA को प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और क्या करना है, एड्रेस पॉलिटिकल एंड एड्रेस पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर, इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। हाँ, तो ये सब सारा चीज़ें थी और कंप्लीट एक कंप्रहेंसिव आंसर राइटिंग के लिए मैटर तैयार है और कम समय में। होप यू लाइक द लेक्चर, ठीक है। बाकी कुछ कमी होगी तो बताइएगा। थैंक यू।